दोस्तों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि हम सब सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए 6 से 8 तक के एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं और इसके पहले हम सबका क्लास 6 का जो जियोग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी तीनों ख़त्म हो गया है और क्लास 7 का भी जियोग्राफी और हिस्ट्री ये दोनों ख़त्म हो गया है और हम सबका क्लास 7 पॉलिटी चल रहा है। और आज हम सबका जो पॉलिटी का है क्लास 7 का ये दूसरा चैप्टर है। इस चैप्टर का शीर्षक है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, जैसे कि आप सब चित्र में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, ये सब स्वास्थ्य में क्या भूमिका है या स्वास्थ्य क्या होता है। तो और आगे देखेंगे तो इसमें बताया गया है कि ये देखिए सरकारी अस्पताल का वर्णन किया गया है कहानी के माध्यम से। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है कि सीटेट जो एसएसटी 60 नंबर का आता है, तो 20 नंबर का जो पेडालॉजी रहता है, यही एक 20 नंबर का पेडालॉजी क्लास 6, 7 और 8 ये तीनों के जो पॉलिटी है, इस पॉलिटी से ही पूरे 20 नंबर का ये पेडोलॉजी एकदम पूरा के पूरा 20 नंबर का जो पेडोलॉजी रहता है वह 6, 7, 8 के जो पॉलिटी है इसी से आता है। तो देखिए दोस्तों, एक कहानी ही रहता है और जैसे कि आप सबको पता भी होगा कि जो पेडोलॉजी बनते हैं वह समझ पर ही आधारित रहते हैं। तो अर्थात आप सब इस पढ़ेंगे तो आप सबको ऐसा लगेगा कि इसमें से कुछ प्रश्न ही नहीं बन रहे हैं। और जब आप देखेंगे कि पेडोलॉजी का जब प्रश्न पूछा जाता है तो वो भी आपकी समझ पर ही रहता है, समझ में नहीं आता है, पर उसमें से बस थोड़ा समझना पड़ता है कि इसमें से चारों विकल्प से में कौन सा सबसे अच्छा है। तो देखिए, आप ये इस थ्योरी को पढ़े रहेंगे तभी जाकर उस चारों में से आपको एकदम उचित समझ में आएगा कि आगे चलकर क्या होता है कि जो एसएसटी होता है ये समाज को देखते हुए बनाया जाता है। तो जो एसएसटी पेडोलॉजी आता है ये समाज को देखते हुए बनाया जाता है। तो आप ये देखिए, इस जो चैप्टर है 6 से 8 तक का जो पॉलिटी है ये समाज के रिलेटेड है। और अगर आप सब इसको थ्योरी को समझे रहेंगे, कहानी ही है पर समझे रहेंगे, तब जाकर आप कहीं 4 विकल्प में से एक विकल्प को अच्छे से चुन पाएंगे जो सबसे अच्छा रहेगा। तो चलिए देरी न करते हुए चलते हैं अपने क्लास की तरफ। तो देखिए, आज का जो शीर्षक है हम सबका स्वास्थ्य में सरकारी जो सरकार होती है उसकी भूमिका क्या होती है। तो देखिए पहले तो यहाँ तक देखिए शीर्षक लिखा गया है कि लोकतंत्र में लोगों की यह अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने एवं गृह निर्माण, सड़कों का विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। इस अध्याय में हम स्वास्थ्य के अर्थ, उससे संबंधित समस्याओं को जांचेंगे और क्या बोल रहे हैं और इससे और क्या होता है, यह विचार सरकार के काम को किस प्रकार प्रभावित करेगी आदि सभी बातों को हम जानेंगे। ये पाठ का शीर्षक था। तो देखिए, अब यहाँ से हम सबका पाठ शुरू हो रहा है। यहाँ सब आप सब देख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर है कि स्वास्थ्य क्या है। पहला ही प्रश्न है कि स्वास्थ्य है क्या। स्वास्थ्य के बारे में अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो स्वास्थ्य है क्या। तो देखिए लिखा गया स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार सोच सकते हैं। जैसे स्वास्थ्य का अर्थ होता है हमारा शरीर है या हमारा जो शरीर है वह बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना। लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। उपयुक्त कालाज में से केवल कुछ स्थितियों में ही स्वास्थ्य से जोड़कर देखा गया होगा। प्रायः हम ध्यान नहीं देते हैं कि उपयुक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से ही है। बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। अर्थात अगर हम अस्वस्थ होते हैं तो किन कारणों से अस्वस्थ होते हैं उन कारणों को भी हमें ध्यान देना है। इसका कहने का मतलब ये है, जैसे कि सब लोग
विचार या सोच में यही रहता है कि अगर हमें कोई बीमारी नहीं है, कहीं चोट नहीं है, हम एकदम स्वस्थ, जैसे बताया गया कि हमें कुछ हुआ नहीं है तो हम स्वस्थ हैं। पर अगर मान लीजिए कोई अस्वस्थ है तो उसके पीछे रीज़न क्या है, वो क्यों अस्वस्थ है, उन समस्याओं को भी जानिए। आगे बताया गया कि देखिए है, बीमारी के अलावा हमारे लिए कारणों पर भी, अर्थात उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वे सामान्यतया घर स्वस्थ रहेंगे। जैसे बताया गया कि अगर किसी को भी स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वह सामान्यतया क्या स्वस्थ रहेंगे। दूसरी ओर यदि लोगों को भरपेट भोजन न मिले अथवा उन्हें उन्हें घुटन भरी अस्वस्थ में रहना पड़े तो उनका क्या होगा, वो बीमार ही पड़ेंगे या बीमार होना संभव अधिक है। देखिए आगे है कि हम सब चाहते हैं कि जो भी कार्य करें चुस्ती से अर्थात फुर्ती से और ऊंचे मनोबल के साथ करें। सुस्त सुस्त और अकर्म रहना, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे डरे सहमे रहना स्वास्थ्य जीवन में लक्षण नहीं है। यह स्वस्थ जीवन का लक्षण नहीं है। हम सबको तनाव मुक्त प्रसन्न रहना चाहिए हमेशा। जीवों के लिए यह सभी पहलुएं स्वास्थ्य के हिस्से हैं। आशा है कि आप सबको स्वास्थ्य के बारे में समझ में आ गया होगा कि स्वास्थ्य क्या है और हमें स्वस्थ कैसे रहना चाहिए। आगे देखिए, लिखा गया है कि भारत में स्वास्थ्य से संबंधित क्या है, सेवाएं हैं। तो देखिए, अब सेवाओं के बारे में पढ़ना है तो इस बॉक्स को ठीक से पढ़ना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है। तो देखिए लिखा गया है कि संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं। तो इसको देखिए बार बार पूछा जाता है, तो याद रखना। यहाँ पर बताया गया कि जो भारत है ना, तो संसार भर में भारत में ही क्या है, चिकित्सा का महाविद्यालय है और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। भारत में लगभग हर साल 30,000 से अधिक डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं अर्थात डिग्री प्राप्त करते हैं। पिछले वर्ष में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा को काफ़ी वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष 1-2 साल में बताया गया कि सन 1950 में कितने में, सन 1950 में भारत में केवल कितने 2,717 अस्पतालें थे, सरकारी अस्पतालें थे। सन 1951 में 11,174 अस्पतालें हो गई और उसके बाद 2017 में यह संख्या बढ़कर 23,583 हो गई। आगे देखिए लिखा गया है, भारत में विदेश से भी बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सक जो होते हैं, चिकित्सा या पर्यटन आते हैं। उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पतालों में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में की जाती है। आगे है कि भारत विश्व का दवाई निर्मित करने वाला तीसरा बड़ा देश है। याद रखना, पूरे विश्व में जो भारत है वह दवाई निर्मित अर्थात बनाने में तीसरा सबसे बड़ा देश है। आगे है, देखिए लिखा गया है कि यहाँ पर भारी मात्रा में दवाइयाँ का निर्यात होता है अर्थात भारत में से ही दवाइयाँ का निर्यात होता है। आगे देखिए, भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। याद रखना, जो डॉक्टर रहते हैं अधिकांश शहरी क्षेत्रों में होते हैं। ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुँचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टर की संख्या काफ़ी कम होती है। ग्रामीण में डॉक्टरों की संख्या कम होती है, जैसे कि सभी लोग जानते हैं। आगे है कि भारत में करीब 5 लाख लोग प्रतिवर्ष तपेदिक या जिसे हम टीबी से मर जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इन संख्या में कोई परिवर्तन नहीं है अर्थात हर साल इतने लोग मरते ही जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इन संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आया। हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होते हैं। इन संख्या को कम करने में लगी हुई है। आगे देखिए लिखा गया है, हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। संचारी बीमारियां, याद रखना, बार बार कह रहे हैं, पूछेगा ये वाला कि संचारी बीमारियां क्या होती हैं। तो बताया गया जो संचारी बीमारियां होती हैं वह पानी के द्वारा एक दूसरे को अर्थात जैसे मान लीजिए किसी को बीमार है, वह पानी के द्वारा एक दूसरे में विस्थापित हो जाती हैं अर्थात चली जाती हैं, उसे हम संचारी बीमारियां कहते हैं। इसको याद रखना। इन बीमारियों में से 21%
जल जनित होती है, जैसे हैजा, पेट एवं पेट के कीड़े जैसे हैपे हेपेटाइट्स। तो इन सब बात को याद रखना। आगे देखिए लिखा गया है, भारत के समस्त बच्चों से आधे को, जो समस्त बच्चे हैं उनमें से आधे को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है और वे अल्प पोषण का अर्थात पोषण का शिकार हो जाते हैं, अर्थात उनकी वृद्धि ठीक से नहीं हो पाती है। आगे देखिए यहाँ पर लिखा गया है, बीमारियों के बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित क्या है, स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, जैसे स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशाला, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक आदि की मरीजों को आवश्यकता होती है। देखभाल उपलब्ध करा सकें, ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवाओं, नर्सों, योग्य डॉक्टरों और अन्य विशेषज्ञों की ज़रूरत पड़ती है, जो जो परामर्श दे सकें, जो हमें परामर्श दे सकें, रोगों की पहचान कर सकें और इलाज कर सकें। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयाँ का उपकरण भी चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए इन सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है। आगे देखिए बताया गया कि जो भारत में बड़ी जनसंख्या में जो डॉक्टर और दवाखाने और अस्पताल हैं, देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव एवं ज्ञान में उपलब्धि है। ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र है जिन्हें सरकार चलाती है। सार्वजनिक का मतलब समझ सकते हैं, जिन्हें सरकार चलाती है, अर्थात वहाँ सब जा सकते हैं। आगे है कि जिन्हें सरकार चलाती है, सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग को देखभाल में समर्थ है, जो सैकड़ों और हजारों गांवों में फैली हुई है। इस विषय पर हम बाद में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई है, जिसके चलते देश में इलाज की कई तकनीकियाँ और विधियाँ उपलब्धि हुई है। आगे देखिए, फिर भी दूसरा स्तंभ दिखाता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है। उपयुक्त सकारात्मक विकास के लिए बाद में हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ रहते हैं। क्यों? बताया गया कि यह विरोधाभासजनक स्थिति है, जो हमारे अपेक्षाओं के विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है, अनुभव है, व्यक्ति भी है वैसा, फिर भी हम सबको आवश्यकता स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। हम इस अध्याय में इन सब के कारण को पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हम पूरी तरह से स्वास्थ्य को नहीं दे पा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये कहानी है, तो इस कहानी में बस इतना सीख है कि ये देखिए एक कहानी है, तो इस कहानी में बताया गया है कि कोई एक निजी का मतलब प्राइवेट और सार्वजनिक का मतलब सरकारी। तो देखिए कोई लड़के रहते हैं, वे सार्वजनिक अर्थात जो सरकारी में दवा लेने जाता है और कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है। तो बताया गया कि दोनों में क्या समानता है और क्या क्या दोनों में हानियां हैं। तो जैसे कि आप सब गेस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जैसे देखिए अगर सरकारी में जाएंगे, आपका तो जो दवा है, इलाज है, वह तो फ्री में हो जाएगा, पर आपको सामना क्या किन किन बातों का करना पड़ता है। तो पहली बात इसमें बताया गया कि आप जाएंगे तो पहले एक पर्ची कटाकर लाइन में लगेंगे, एक बड़ी लंबी लाइन रहेगी, वहाँ पर आप चाहे जितनी भी सीरियस हैं आप उस लाइन में लगकर और सीरियल से ही एकदम जाएंगे वहाँ तक, पहला है। उसके बाद मान लीजिए वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ से जांच कराने के बाद बोला कि जाइए दूसरा जांच कराइए, तो वहाँ पर भी बड़े लंबी लाइनें लगे रहेंगी। तो ऐसा होता है सरकारी में। और भी अन्य समस्याएं होती हैं, जैसे सुविधा सरकारी में थोड़ा कम होता है, सुविधा होता है जो। अब प्राइवेट में क्या होता है, आपको सुविधा तो मिल जाती है सब कुछ कि चलिए ठीक है, हमें जल्दी भी हो जाता है सब कुछ, पर क्या होता है कि वहाँ पर आपका पैसा ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो ऐसे रहता है, कुछ न कुछ एक दूसरे को अंतर रहता है। तो इसमें देखिए बताया गया कि सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं, देखिए बताया गया उपयुक्त कहानियों से आप इस जो कहानियां थे उस कहानियों से आप स्वास्थ्य सेवाओं को दो मोटे वर्गों में बांट सकते हैं। पहला सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। अब सार्वजनिक क्या होते हैं, जैसे कि हम बताएं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की यह श्रृंखला है, सरकार द्वारा चलाई जाती है। ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े होते हैं, जिससे ये शहर और ग्रामीण दोनों क्षेत्र के जो सुविधाएं प्रदान करती हैं।
सभी बीमारियां साधारण से लेकर विशेष देखभाल की ज़रूरत वाली बीमारियां इस इलाज प्रदान करती हैं। ग्राम के स्तंभ पर यह स्वास्थ्य केंद्र होता है, जहां प्रायः यह नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक भी रहता है। तो इस बात को याद रखना, जो स्वास्थ्य केंद्र रहते हैं वहाँ पर क्या होता है कि एक एक देखिए यहाँ पर लिखा गया प्रायः एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक भी रहता है स्वास्थ्य केंद्र में। जैसे कि आप सबको पता है, जो एक आशा रहती हैं वह हर एक गांव की जो आशा रहती हैं वह रोज रोज क्या होती है, वह स्वास्थ्य केंद्र की तरफ जाती हैं, अर्थात वहाँ पर रहती हैं। हर एक चीज़, हर एक अपने गांव की जो छोटी मोटी बीमारियां रहती हैं उन सब का जो लेखा जोखा होता रहता है। आया बताया गया कि इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टरों की देखभाल में कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे कई क्षेत्र कई गांवों के ज़रूरतों को पूरा करता है। जिला स्तर पे जिला अस्पताल और इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों देख रेख करता है। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसे एक वहाँ जिससे अमन, जैसे अभी हम सब उदाहरण में पढ़ें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर है कि सरकार कर, तो देखिए लिखा गया है हम सरकार को कर क्यों देते हैं, कर अर्थात जो टैक्स है वह क्यों देते हैं। तो अब देखिए यहाँ से आप समझें। अब देखिए अगर इस बॉक्स को पढ़ लेंगे फिर उसके बाद इन सबको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए बताया गया सरकार को हम कर क्यों देते हैं। तो बताया गया सरकार कर से जो कर देते हैं उसको प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक सेवाओं को मुहैया कराने अर्थात बनवाने या उनमें सुधार करने में खर्च करती है, जिससे सभी नागरिकों को फायदा हो। तो याद रखना, हम सरकार को टैक्स इसलिए देते हैं क्योंकि जो सरकार है वह हमारे सार्वजनिक अर्थात सब के लिए क्या करे, कारखाने खुलवाएं और अन्य तरह की सुविधाएं प्रदान करें। हमें प्रशिक्षता, पुलिस, न्यायिक व्यवस्था, राजमार्ग इत्यादि कुछ सेवाओं से सभी नागरिकों को लाभ होता है, अन्यथा इन सेवाओं की व्यवस्था स्वयं नागरिक नहीं कर सकते हैं। आगे बताया गया करों से ही कुछ विकासात्मक कार्यक्रम एवं सेवाएं उपलब्ध होती हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक कल्याण, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि, जिनके जरूरतमंद नागरिकों को लाभ मिलते हैं। करों से प्राप्त धन का उपयोग कुछ प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि मामलों में राहत और पुनर्वास के लिए किया जाता है। अंतरिक्ष, परमाणु एवं प्रेक्षापत्रों के संबंधित कार्यक्रमों को भी करों के द्वारा प्राप्त होता है। आगे देखिए लिखा है जो सरकार होता है खास तौर पर गरीबों को कुछ सेवाएं प्रदान करती है जो वे बाजार से नहीं खरीद पाते हैं। इसका एक उदाहरण स्वास्थ्य संबंधित सेवा है। आगे आप सब थोड़ा समझ पाए होंगे इस बॉक्स से कि हम कर बस इसलिए देते हैं कि अर्थात ये जो सार्वजनिक हर एक चीज़ रहता है उन सब सरकार के द्वारा जो मिलता है हमसे, बस उसी जो कर देते हैं उसी में वो सब इंक्लूड होता है, अर्थात वो उन्हीं सब में वह खर्च होता है। तो देखिए यहाँ पर एक दिया गया है कि एक सरकारी अस्पताल में ऐसा है कौन कौन सी प्रॉब्लम को झेलना पड़ता है। जैसे कि अभी हम बताएं कि वहाँ पर लाइन लगानी पड़ती है, लाइन के बाद देख ही सकते हैं आप, इसी के बारे में बताया गया यहाँ पर कि ठीक से बैठने के लिए जगह नहीं रहता है, कचरा रहता है और क्या होता है, गंदगी रहता है ना वहाँ पर। देखिए अब यहाँ पर देखिए, अब आप देख लीजिए कि सार्वजनिक के बारे में आप समझ गए कि सार्वजनिक क्या होता है, वह सरकार चलाता है। सरकार अपने पैसों से नहीं बल्कि जो जनता के द्वारा टैक्स दिया जाता है उन पैसों से चलाता है। और सार्वजनिक में क्या क्या होता है कि बताए कि उसमें जो सुविधाएं होती हैं वह ठीक से प्राप्त नहीं हो सकती हैं और क्या होता है कि उनमें बड़ी बड़ी लाइन लगाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर है कि निजी स्वास्थ्य सेवाएं। अब निजी का मतलब जो प्राइवेट, अर्थात समझिए प्राइवेट जो होते हैं ना। तो बताया गया कि हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी कारखाने दवाखाने चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी RMP मिल जाते हैं, सरकारी लाइसेंस है RMP मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्र में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं जिनमें से बहुत से विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान की हैं, निजी रूप में चला रहे हैं। अस्पताल व नर्सिंग होम भी है
काफ़ी संख्या में प्रयोगशालाएं भी है जो प्रशिक्षण करती हैं, विशिष्ट सुविधाओं उपलब्ध कराती हैं, जैसे 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 बताया गया एक्सरे, अल्ट्रासाउंड इत्यादि सभी दुकानें भी हैं जहां हम दवाइयाँ खरीदते हैं। तो बताया गया, देखिए प्राइवेट में क्या है, यहाँ पर बताया गया कि कोई एक व्यक्ति रहता है, वह अपना एक लाइसेंस बनवाकर खोल लेता है, दवाखाना भी खोल लेता है, अल्ट्रासाउंड करने के लिए भी, अन्य चीज़ के लिए खोल लेता है और जनता को बड़ी-बड़ी संख्या में चार्ज करता है। आगे बताया गया जैसे कि इनके नाम से ही ज्ञात होता है कि निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व अर्थात उनका अधिकार नियंत्रण नहीं रहता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में मरीज को हर सेवा के लिए बहुत ध्यान या व्यय करना पड़ता है अर्थात खर्च करना पड़ता है। आज निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती हैं, अर्थात आप सभी जानते हैं सब लोग कि सब लोग प्राइवेट में ही जाना चाहते हैं, सरकारी में नहीं जाना चाहते हैं। बस इसका यही रीज़न है कि वहाँ पर हर सुविधा नहीं मिल पाती है, वहाँ पर लापरवाही रहता है। आगे बताया गया इसमें देखिए, कुछ कंपनियां दवाई को बनाने और बेचने में लग गई हैं। कौन? प्राइवेट वाले। आगे है कि सरकारें के कोने-कोने में दवाइयाँ की दुकान देखी जा सकती है। आगे देखिए, यहाँ पर इतना समझ पा रहे हैं आप। तो देखिए बताया गया कि स्वास्थ्य सेवा और समानता क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध है? तो देखिए बताया गया कि देखिए है कि हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं परंतु सार्वजनिक सेवाएं नहीं। अर्थात जो सार्वजनिक अर्थात सरकार के द्वारा जो अर्थात सभी के द्वारा सभी उस योजना का लाभ उठा सकते हैं, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, पर जो निजी अर्थात प्राइवेट है वह बढ़ रहे हैं। बताया गया ऐसे दशा में लोग को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती हैं। ये शहर क्षेत्रों में केंद्रित हैं। इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है। जो दवाइयाँ रहती है वो महंगी रहती हैं, बहुत से लोग उन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते हैं, इसलिए जब परिवार में बीमार होते हैं तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है। क्यों? अब कोई प्राइवेट में जाएगा तो इतना बड़ा खर्च करते हैं, वहाँ पर इतना पैसा मांगते हैं कि वो बेचारा ऋण लेकर तब जाकर अपना किसी सदस्य का, कोई भी परिवार का वो अपना दवा दारू करता है। तो देखिए कुछ निजी सेवाएं अधिक क्या होता है कि कुछ जो निजी सेवाएं होती है वह अधिक कमाने के लिए प्राय ऐसे कार्य को प्रोत्साहन भी करती है ना, जो सही नहीं है। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी अर्थात कोई अच्छा से कोई मान लीजिए कम दवा में ही वो क्या हो जाए, ठीक हो सकता है ना। बताया गया कोई सस्ते तरीके से ही उपलब्ध होने पर भी उनके प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए प्रायः देखा गया है कि चिकित्सक ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयाँ, इंजेक्शन या से आदि क्या होता है सलाह देते हैं, जबकि साधारण इलाज से ही पर्याप्त हो सकता है। आगे देखिए, ये सब बातों को इसमें समझाने की कोई बात नहीं है, बस कहानियाँ हैं। आप सब इस सब को सुनते रहिए, बस इन्हीं से हेर फेर करके आपको विकल्प में देगा। अगर आप कहानी सुने रहेंगे तो आप वहाँ पर तुरंत समझ जाएंगे कौन किसके बारे में कहा गया है। देखिए आगे है कि भारतीय जो आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता कहते हैं। जहाँ तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सक और औषधियों के जेनेरिक नाम ही उपचार पर्चों पर लिखना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि यह युक्त और उपयुक्त रूप है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक कोई महिला है ना, वह गर्भवती महिला है। यहाँ पर सुविधा न होने के कारण क्या कर रहे हैं, वह साइकिल से अर्थात पैदल ही ऐसे जा रहे हैं लेकर। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर सड़क की न व्यवस्था होने के कारण एम्बुलेंस तो आया है पर वहाँ तक न पहुँच पाया है, अर्थात उसके घर तक नहीं पहुँच पाया है। तो यही है सार्वजनिक और निजीकरण में अंतर। तो यहाँ पर देखिए बताया गया, इन सबको ऐसे कहानी के माध्यम से सुनिए। जनसंख्या 20% लोग, जो जनसंख्या का जो 20% लोग क्या है, बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयाँ को खरीदने में सक्षम होते हैं। वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते हैं, दवा संबंधित खर्चों को उठाने में कठिनाइयाँ का अनुभव करते हैं। एक अध्ययन में
पाया गया है कि लोग अस्पताल में किसी भी बीमारी का चोट लगने का कारण भर्ती होते हैं, उनमें 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसा उधार लेते हैं, जैसे कि अभी हम सब पढ़े, और अपनी खर्चा कुछ संपत्ति बेचते हैं, अर्थात कोई उधार लेता है नहीं तो कुछ न कुछ बेच देता है। आगे बताया गया इसी में गरीब लोग के लिए परिवारों में जो बीमार चिंता और मुसीबत का कारण बन जाते हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है। गरीब लोग पहले से ही पोषण की कमी अर्थात खाने पीने में एकदम सही नहीं रहता है, उनका पोषण में कमी रहती है, वह शिकार होते हैं। परिवार उतना भोजन नहीं खाते हैं जितना उन्हें खाना चाहिए। उन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं जैसे पीने का पानी, रहने के लिए घर, साफ वातावरण उपलब्ध नहीं होता है, और इसलिए उनके बीमार पड़ने का संभावना अधिक हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर आगे देखिए बताया गया कि ये किन किन रीजनों से जो लोग हैं क्यों अस्वस्थ रहते हैं। बताया गया कि जो गरीब लोग रहते हैं उनमें ऐसा वातावरण नहीं रहता है, साफ पानी नहीं मिल पाता है, वो इतना खाना पर्याप्त नहीं पाते हैं, जिनसे उनके शरीर में अनेक बीमारियां आ जाती हैं। और मान लीजिए थोड़ा बहुत जो बीमारी आती है तो उन दवा को क्या होता है कि वह प्राइवेट में जाकर उन दवा को कराते हैं तो कर्ज भी लेना पड़ जाता है और भी उन कर्ज में डूब जाते हैं। कभी कभी केवल पैसे ही लोगों के बेहतर इलाज में बाधा नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता है, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्र कम और वे अच्छे तरह नहीं चलते हैं। वह निजी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं। आगे देखिए यहाँ पर, तो क्या आप जान सकते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर बताया गया, तो यहाँ पर ये ज़्यादा महत्व नहीं है। अब देखिए इस बात को बस या इस प्रश्न में देखिए यहाँ से एकदम महत्वपूर्ण है, तो इस बात को एकदम ध्यान से सुनना। देखिए तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि केरल, देखिए यहाँ पर है एक, तो अब यहाँ से देखिए पक्का यहाँ अगर इस चैप्टर से प्रश्न जब भी उठाता है तो यही इतने गद्यांश से उठाता है। तो इस गद्यांश को अपना थोड़ा एकदम ध्यान से कंसंट्रेट होकर देखिए। लिखा गया है केरल का अनुभव 1946 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। कि जो केरल सरकार ने उसने अपने राज्य में क्या किया, बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। अब क्या किया आगे बताया गया कि केरल सरकार जो था वह राज्य था वह पूरे बजट कार था, जितना भी बजट होता था, जितना भी पूरा पैसा इकट्ठा कर वगैरह का जो पैसा इकट्ठा होता था, उतने पूरे बजट का कितना 40% पंचायत अर्थात जो बताते हैं पंचायत होते हैं, ग्राम पंचायत होते हैं, इन सबों को कितना 40% दे देता था या दे दिया जाता था। इससे पंचायत अपनी आवश्यकताओं को अर्थात जैसे होता है कि अब सरकार खुद करती है जिले के राज्य के अकॉर्डिंग, पर क्या किया कि केरल वालों ने अपने राज्य के अकॉर्डिंग न करके उन्होंने 40% जो गांव के जो पंचायत होते हैं या कुछ गांव मिलाकर जो पंचायत बनते हैं उस पंचायत को ही पैसा दे दिया कि आप अपने पंचायत की ही सुविधा को देखकर वहां पर सुधार कीजिए। आगे देखिए बताया गया कि 40% पंचायतों को दे दिया गया। इससे पंचायत अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर सकता है, पूर्ति कर सकता है। इससे गांव की जो पीने के लिए पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सकता है। इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई। स्कूलों और आंगनवाड़ी जो होती है काम के लिए सुनिश्चित किया गया। गांव की विशेष समस्या जैसे ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य में केंद्र में भी सुविधा हुई। आज सभी बातों को बताया गया इसमें कि वह पैसा दे दिया। अब जो आप जैसे कोई सरकार रहता है वह पूरे राज्य के लिए करता है, तो क्या होता है कहीं कहीं पूरे हर जगह नहीं पहुंच पाता है, कहीं कहीं जिले में, कहीं कहीं कहाँ पर सब लोग नहीं जान पाते हैं। तो केरल जो राज्य था वह ऐसा किया कि उन्होंने क्या किया कि जितना बजट था उस बजट का 40% भाग क्या किया, हर गांव में, हर पंचायत में बांट दिया कि आप अपने गांव की समस्या को अपने इस पैसे से सुलझाइए। अब देखिए एक और था, तो ये और इससे अच्छा सोचा तो बताया गया कि क्या था ये, कोस्टारिका। कौन था? तो कोस्टारिका का तरीका। तो देखिए बताया गया कि ये जो कोस्टारिका है यह मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ
देश माना गया है। तो इस बात को याद रखना, क्योंकि ये भी पूछ सकता है। तो याद रखना, जो कोस्टारिका है यह मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना गया है। अब इसने क्या किया, बताया गया कि इसका मुख्य कारण ये है कि संविधान में निहित है कि कई वर्ष पहले कोस्टारिका ने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया। अब उसने निर्णय लिया कि वे क्या है, जो कोस्टारिका था, वह कोस्टारिका देश ने बताया कि वह देश में सेना नहीं रखेगा, अर्थात जो सेना रहती है, जो फौज रहती है, वह फौज को नहीं रखेगा। इससे उन्हें सेना पर जो व्यय किया, अर्थात बताया कि जो हम सेना पर व्यय करेंगे, उस पर खर्च करेंगे ना, उस पर खर्च करेंगे। बताया गया कि धन को जो लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य आधारभूत ज़रूरतों पर खर्च करेंगे, अर्थात वह सेना नहीं रखेगी। अर्थात जो सेना के लिए जो खर्च आता है, वह सेना के खर्च को वह हम क्या करेंगे, तो वहाँ के लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत ज़रूरतों को पूरा करेंगे हम। आगे बताया गया कि जो कोस्टारिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना ज़रूरी है। अर्थात देश का विकास होने के लिए देश के जन को स्वस्थ होना ज़रूरी है ना। आगे बताया गया, कोस्टारिका की सरकार अपनी सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सुविधाएं देती थी, जैसे कि स्वच्छ पानी पीने के लिए, पोषण एवं आवास आदि सभी को। आगे देखिए, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है, संविधान का यह महत्वपूर्ण हिस्सा है कि कहा गया है कि पोषाहार स्तर एवं जीवन स्तर का उचित न ऊंचा करना और लोक स्वास्थ्य का सुविधा करने के, इन सब का लिए क्या है, तो जो सरकार है उसका कर्तव्य है कि सब जो जनता हैं, जो लोग हैं, उनको पोषण बनाए, अर्थात उनमें कुपोषण न हो पाए, उनके पोषण युक्त रहे, हमेशा किसी भी चीज़ की कमी न रहे, आहार की कमी न रहे न। आगे देखिए, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर अभी जो बात आया गया, तो देखिए आया पहला है कि सार्वजनिक क्या होता है, तो आप सब समझ सकते हैं कि जो सब लोग यूज कर सके, अर्थात जो कोई भी चीज़, कोई भी व्यवस्था रहे, उसमें सब लोग इन्वॉल्व हो सके। जैसे कि यहाँ पर देखिए अस्पताल जो होता है ना, उसके बाद स्कूल जो होता है, सरकारी स्कूल, उसमें सब लोग जा सकते हैं। निजी में आप देख सकते हैं कि निजी में बताया गया, जो एक लोग पार्टिकुलर एक का रहता है और उसके ऊपर डिपेंड रहता है, अगर वो चाहे किसी को ना आने दे, चाहे तो आने दे ना। आगे बताया गया, चिकित्सा का पर्यटन, अर्थात पर्यटन का समझ सकते हैं, किसी दूसरे देश से जब कोई अपना इलाज कराने के लिए कहीं यहाँ पर, या हम यहाँ पर कहीं दूसरे में जाते हैं देश में, तो हम चिकित्सा पर्यटन उसे कहते हैं। संचारणी बीमारियाँ, जैसे कि बताएं हम आप सबको कि एक दूसरे के द्वारा फैलती है। आगे है अब, और देखिए लिखा है ओपीडी होता है आउट पेमेंट डिपार्टमेंट। तो इस बात को याद रखना, ओपीडी पूछता है तो आउट पेमेंट डिपार्टमेंट जो बाह्य रोगी विभाग होता है, संक्षिप्त रूप में अस्पताल में किसी विशेष वार्ड में भर्ती होता है। नैतिक आचार देखिए लिखा है, किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाले नैतिक सिद्धांत। अब इस बात को याद रखना, देखिए लिखा गया है कि जेनेरिक नाम, देखिए बताया गया, ये जो जेनेरिक नाम है, ये दवाइयों के रासायनिक नाम है। तो इस बात को याद रखना, कभी कभी यहाँ से भी पूछ देता है ये जेनेरिक क्या है, तो याद रखना ये जो दो दवाइयाँ हैं, तो दवाइयों के रासायनिक नाम हैं ना। वे दवाइयाँ जो प्रयुक्त सामग्री में पहचाने जाते हैं, उनके नाम बताए गए हैं। तो अब देखिए यहाँ पर अब हम सबका प्रश्न आ गया है, तो ज़्यादा नहीं, 2-4 प्रश्न है, और अगर आप सही से कहानी को भी सुने होंगे तो इस प्रश्न को यूँ कर ले जाएंगे। तो देखिए लिखा गया है इसमें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि स्वास्थ्य का अधिकार मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, जो मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है। यही कारण है कि स्वास्थ्य सुविधाएं सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध नहीं है। तो ये बात गलत है, यह मौलिक कर्तव्य है सरकार का। आगे बताया गया, स्वच्छ पेय जल की आपूर्ति न होने के कारण जल जनित संक्रमित रोग, जो बीमारियां होती हैं, वह लोग में अधिक पीड़ित करती हैं। तो फिर से सुनिए, देखिए बताया गया कि जो अच्छे शुद्ध पेय जल होते हैं, उनकी आपूर्ति न होने के कारण जो संक्रमित बीमारियां होती हैं, वह अधिक पीड़ित होती हैं। तो ये बात सही है, अर्थात हमारा सिर्फ दूसरा सही है। आगे देखिए बताया गया कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बताया गया, देखिए भारत में दुनिया के सर्वाधिक चिकित्सकीय महाविद्यालय हैं, और
और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं, तो ये बात सही है, अभी से हम सब पढ़े। दूसरा है कि भारत विश्व का दवाई निर्यात करने वाला चौथा बड़ा देश है। यहाँ भारी भारी मात्रा में दवाइयाँ का निर्यात होता है, तो ये बात सही है, अर्थात हमारा दोनों सही है। तो अगला प्रश्न देखिए, लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना सरकार का प्रशासनिक कर्तव्य है। तो ये बात सही है, जो सरकार है उसका प्राथमिक कर्तव्य है। दूसरा है सरकार जो कर से प्राप्त धन का उपयोग सार्वजनिक सुविधा प्रदान करने में नहीं करती है, तो इसमें देखिए ये बात गलत है, तो वो सुविधा प्रदान में ही करती है, अर्थात हमारा दूसरा गलत और सिर्फ पहला सही हो गया। तो देखिए दोस्तों, आशा है कि आप सबको समझ में आया होगा। और चलिए अब मिलते हैं अगले क्लास के अगले वीडियो में। और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर करिए।